नरेंद्र मोदी जब विदेश से लौटे हैं तो उनकी तस्वीरें देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, उनके हाव भाव देखिए आप। नरेंद्र मोदी का वो चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है, वो हाव भाव ही नहीं दिखाई दे रहे हैं जो हाव भाव उनके होते हैं, जिस हाव भाव के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें कही गई कि मशरूम खाते हैं, ये खाते हैं, वो करते हैं, और मोदी जी ने कहा कि मैं तो पसीने को अपने चेहरे पर मल करके अपने आप को जो है वो सुंदर बनाए रखता हूं, उससे मेरी सुंदरता आती है। लेकिन अब सब कुछ जो है वो धीरे धीरे डावाडोल होता हुआ दिख रहा है। जब नरेंद्र मोदी आज दिल्ली पहुंचे, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे तो कोई गुलदस्ता भी नरेंद्र मोदी को भेंट नहीं किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब नरेंद्र मोदी आज G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद वापसी पहुंचे थे भारत में। उस वक्त में देखिए आप कि एयरपोर्ट पर किस सामान्य ढंग से नरेंद्र मोदी को रिसीव किया गया है। और कोई बड़े नेता तो छोड़ दीजिए आप, कोई बड़े नेता तो छोड़ दीजिए आप, यहां पर अधिकारी वो खड़े हैं, संभवतः अधिकारी लग रहे हैं, कोई जाना पहचाना चेहरा तक भी नहीं जो मैं कह सकूं कि ये वो है। और सामान्य शिष्टाचार का जो एक गुलदस्ता भी भेंट किया जाता है वो भी नहीं है। ये इस वक्त की स्थिति है, ये इस वक्त के हालात हैं। नरेंद्र मोदी जी की आप याद करिए, जब वो विदेश से वापसी आते थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता था। जेपी नड्डा और भाजपा के तमाम लोग वो इकट्ठा हो जाते थे और रोड शो होता था, रोड शो करके नरेंद्र मोदी पहुंचते थे। लेकिन आज ये तस्वीरें आप देखिए, आज ये तस्वीरें आप देखिए कि कोई यहां पर गुलदस्ता फूल भी नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया। इसको क्या कहेंगे आप? क्या वाकई नरेंद्र मोदी का दौर खत्म हो चुका है? नरेंद्र मोदी वो अपने आप में इस वक्त में जिस तरीके का, और मैं आपको स्वामी का ट्वीट दिखाने वाला हूं, स्वामी का ट्वीट दिखाने वाला हूं, सुब्रमण्यम स्वामी। और सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के वरिष्ठ नेता, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर और G7 देशों के अंदर जो नरेंद्र मोदी गए हैं उसको लेकर के जो हमला बोला है वो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे जो है वो यहां पर बड़ी भारी फजियत हुई है। करने वाले पहले ये कुछ देशों में से एक रहा है। नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री G7 समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने G7 के लिए यात्रा को लेकर के ये रवानगी की तस्वीर जब सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमला बोला है, और सुब्रमण्यम स्वामी करने वाले वो नरेंद्र मोदी के एक रहा है। G7 के अंदर विजिट को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी के विजिट को लेकर के यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े करते हुए जो कहा है, एक बार जरा उस स्क्रीन पर, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आप वो स्क्रीन पर लेकर के आइए। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, अंग्रेजी में ये ट्वीट किया गया है उन्होंने, और आज शाम को 5:36 पर ये उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने लिखा है कि मोदी को इनवाइट किया गया था विटनेस गवाह बनने के लिए G7 सम्मेलन का, लेकिन उनको स्पीकर के लिए, अब यहां पर एक तरफ तो जो है वो देश में स्पीकर को लेकर के बवाल मचा पड़ा है, लेकिन वहां पर बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी को G7 देशों में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन वहां पर नरेंद्र मोदी जी को बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। एक रहा है।
प्रधानमंत्री और G7 इसके समिट बाद के में आउटरीच नीचे सेशन में की शामिल होने लाइनें के लिए अगर आप इटली में देखेंगे थे और वहां से तो कह ये रहे हैं रवानगी कि की ये तस्वीरें कुछ जब इस तरीके से दिखाई ये भी दे कहा रहा कि है भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कि नेशनल शादी के स्ट्रेटेजिक अंदर पॉलिसी तैयार करने वाले शादी पहले के कुछ अंदर देशों में से एक रहा है। दूल्हे को जो है वो बुलाया जाता है G7 समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने शादी के में। लिए इटली में थे और वहां से ये रवानगी इट की वाज तस्वीर लाइक टू जब ये भी कहा कि भारत गोइंग टू ए वेडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पर लेटर नेशनल टू स्ट्रेटेजिक क्लेम पॉलिसी दैट तैयार ही करने वाज वाले द पहले कुछ ब्राइडग्रूम। देशों में से एक रहा है। मतलब कि एक शादी में जो है वो आप गए और आपको जो है वो एक दूल्हे की तरीके से यहां पर पेश किया गया। तो सुब्रमण्यम स्वामी यहां पर हमला बोल रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी G7 देशों में गए और G7 देशों में समूह के अंदर जो है वो जाकर के वो बताया कि उनको आमंत्रित किया गया था लेकिन उनको बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। और ये ऐसा ही है कि शादी में जाने के बाद में ये दावा करना कि वह दूल्हा दुल्हन था। तो मतलब अब जो चमक धमक है वो फीकी पड़ चुकी है। अब चारों तरफ से आवाजें निकल करके सामने आ रही है। अब चारों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि मोदी जी का जो समय था, मोदी जी का जो वक्त था, वो अब नहीं रहा। मोदी ने जिस तरीके से एक छत्र राज किया, देश की संसद, विदेश जाकर के जिस तरीके का माहौल बनाना, फिर देश में एक नैरेटिव खड़ा करना कि मोदी का विदेशों में डंका बज रहा है। और इस बार जॉर्जिया मेलोनी को लेकर के जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें बहुत सामान्य, बहुत सहज ढंग से मिले। कुछ और तस्वीरें वायरल हो रही है वहां की कि इंतजार करवाया गया है नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डे पर, या हवाई अड्डे से जब वो दूसरे देश के प्रमुख आ रहे थे तब इंतजार करवाया गया। और एक बड़ी बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी अगर G7 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, तो हो सकता है कि वहां पर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत ना करवाया जाए, लेकिन कम से कम जब वो देश में आते तो उनके स्वागत के लिए जेपी नड्डा को एक गुलदस्ता लेकर के जरूर पहुंचना चाहिए था। तो जेपी नड्डा ये काम करते भी थे। जेपी नड्डा जो है वो पार्टी के कार्यालय में हो या नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के बाद में हो, वो यही काम करते हुए नजर आते थे। हालांकि अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर जेपी नड्डा को नहीं भेजा गया तो कम से कम जो है वो निरहुआ यादव को भेज देते, निरहुआ को भेज देते, रवि किशन को भेज देते। इस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं। हाँ, वैसे ये बात सही है कि जेपी नड्डा अब कितने दिनों के मेहमान हैं पार्टी में अध्यक्ष के तौर पर, कहा नहीं जा सकता। कब नया अध्यक्ष मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अब उनको मंत्रालय मिल गया है, तो हो सकता है कि इसलिए भी शायद वो नहीं गए हो। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार की रणनीति लगातार बनाते रहे, करते रहे, उससे दूर है, उससे उलट है। और यह स्थिति इस वक्त में बयां करने का काम कर रही, इस तस्वीर को बताने का काम कर रही है कि सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। और लोकसभा के अंदर जो एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी के पास, लोकसभा में अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखने का, अब वो चीज भी नरेंद्र मोदी के हाथों से यहां से छूटती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको लग रहा होगा कि स्पीकर पद क्यों इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने बता चुका हूं कि स्पीकर पद किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है जो विपक्ष चाहता है कि स्पीकर पद या तो हमारे पास रहे या कम से कम डिप्टी स्पीकर पद हमारे पास में रहे, या फिर स्पीकर कोई न्यूट्रल आदमी बन जाए। नरेंद्र मोदी जैसे ही सदन के अंदर पैर रखेंगे, एक बहुत बड़ा हंगामा उनका इंतजार कर रहा है। और वो हंगामा होगा जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और उसमें 30 लाख करोड़ रुपए का कथित तौर पर घोटाला किया गया, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे
वो डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के आपको जेपीसी बनानी पड़ेगी। और अगर विपक्ष कोई ऐसा नेता बन जाता है, ऐसा सांसद बन जाता है जो इंडिया गठबंधन के खेमे से हो, या कम से कम इंडिया गठबंधन के तरफ उसका सॉफ्ट कॉर्नर हो, तो फिर आप मान करके चलिए कि बहुत बुरी स्थिति भी पैदा हो सकती है, बहुत बुरी स्थिति भी पैदा हो सकती है। और ऐसे में लोकसभा स्पीकर अगर नरेंद्र मोदी के हाथ से चला गया, लोकसभा स्पीकर अगर नरेंद्र मोदी के हाथों से निकला, तो फिर उसके बाद में जेपीसी का अगर गठन होता है, तो मान करके चलिए कि फिर उसके तार ना जाने कहां कहां तक पहुंचेंगे। और उसके तार अगर अडानी तक पहुंचे और अडानी ने नाराज होकर के, जो कहा जाता है, आरोप लगता है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि पैसा सब कुछ वहीं से आता है, अगर वो बंद कर दिया तो चुनाव कैसे लड़े जाएंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बारे में यह कहा जाता था कि वो एक चुनाव के बाद तुरंत अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। टीवी मीडिया ने माहौल बनाया, लगातार बड़े बड़े नेताओं ने इस पर बयानबाजियां की कि मोदी जी के पास हम जब गए 2014 का चुनाव जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा कि 2019 में कैसे करेंगे। और जब 2019 का चुनाव जीतने के बाद गए, तो उन्होंने कहा 2024 में कैसे करेंगे। लेकिन आज कोई इस बात को नहीं कह रहा है सामने आकर के कि मोदी जी के पास जब हम गए तो 2029 की बात कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी 2029 नहीं, अगले 29 दिन उनकी सरकार चलेगी, अगले 29 दिन वो क्या करेंगे, इस बात की गारंटी भी नरेंद्र मोदी, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, उनकी मंडली वो आज नहीं दे सकती है। ये क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ स्पष्ट है ये। और ऐसे में विपक्ष ने लामबंद होकर के जो तैयारी यहां पर अपनी ठोक दी है, जिस तरीके से यहां पर विपक्ष ने अपना झंडा यहां पर गाड़ दिया है, तो आप मान करके चलिए कि मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है अपना पहला दांव बचाने की। नरेंद्र मोदी अब किसी भी प्रकार से बस यही चाहेंगे कि विपक्ष का जो दांव है वो दांव कामयाब ना हो, विपक्ष का ये दांव कामयाब ना हो, स्पीकर का दांव कामयाब ना हो। और हो सकता है कि अब नरेंद्र मोदी अपने 2 कदम पीछे ले ले कि वो ऐसे व्यक्ति को स्पीकर बनाने का मैसेज विपक्ष के गठबंधन में भेजे जो थोड़ा, ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की सुनने का काम करेगा। और उसके बाद में जो परसेप्शन है उसको बदलने का काम किया जाए। जो परसेप्शन इस वक्त में मोदी सरकार के सामने है, उसके खिलाफ है कि आप देश की संसद में तानाशाही करते हैं, जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है। फिर ऐसे में अपने आप को कैसे नरेंद्र मोदी इस चीज से बचाएंगे, यह बहुत बड़ा सवाल जो है वो बनकर के खड़ा हो गया। और पहला बड़ा झटका यहां पर नरेंद्र मोदी को देने की तैयारी में है विपक्ष पहला बड़ा झटका देने की तैयारी में है। और आप मान करके चलिए कि जिस तरीके से विपक्ष ने तैयारी की है, इसके बाद में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल खड़े होने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के लिए मुश्किल ये खड़ी होने वाली है कि कैसे वो अपने आप को यहां पर अपनी जो पहली हार सामने दिखाई दे रही है उससे वो बचा करके निकलते हैं। देखिए, इस वक्त में हर तरफ से नरेंद्र मोदी जी के लिए इस वक्त में गर्म हवा के झोंके उनकी तरफ आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए राह आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को न केवल विपक्ष की बहुत बड़ी चुनौती है, बल्कि विपक्ष की बहुत बड़ी चुनौती के साथ साथ नरेंद्र मोदी के सामने इस वक्त चुनौती है अपने कुनबे को संभालने की। वो कुनबा गुजरात वाला नहीं, कुनबा जो एनडीए का है,
एनडीए का कुनबा इस वक्त में नाराज है। नीतीश कुमार से लेकर के और तमाम नेता, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, तमाम नेता इस वक्त में बगावती स्वर अपना रहे हैं। इस वक्त में ये बता रहे हैं कि देखिए साहब, ये हो नहीं पाएगा, ये चल नहीं पाएगा, हम होने नहीं देंगे। अब इस तरह के स्वर जो है वो दिखने लगे हैं। और अब तो एकनाथ शिंदे जैसे लोग, एकनाथ शिंदे जैसे जो नेता हैं, वो मोदी जी को ये कहने लगे हैं कि आपके 400 पार के नारे की वजह से हमें नुकसान हुआ। तो यहीं से समझ करके चलिए कि विपक्ष की इस बार तैयारी क्या है और विपक्ष कितना बड़ा खेल यहां पर कर सकता है, और विपक्ष के खेल में कैसे नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी इस वक्त में फंस गई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्ष ने पूरा चक्रव्यूह रचा है, पूरा चक्रव्यूह रचा है, ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी की पहली बड़ी हार होती है देश की संसद में, अगर ये पहली बड़ी हार नरेंद्र मोदी की होती है, तो फिर सरकार को लेकर के जो एक लोगों के अंदर भ्रम है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अभी भी है और 5 साल चलेगी, कहीं ना कहीं वो चीज दरकती हुई दिखाई देगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी अब बहुमत में नहीं है, अब बैसाखियों पर है। वो बहुमत में नहीं है इस वक्त में, बैसाखियों पर है। और बैसाखियां तब तब ज्यादा कमजोर होने लगती हैं, बैसाखियां तब तब साथ छोड़ने लगती हैं जब आपकी नीचे की जमीन खिसकने लगती है। बैसाखियां भी तब तक आपका साथ दे सकती है, बैसाखियां भी तब तक आपको रोक सकती हैं जब तक नीचे की जमीन समतल है, मजबूत है। लेकिन अगर नीचे की जमीन दलदल होने लगी है, नीचे की जमीन से रेत निकलने लगा है, तो बैसाखियां नीचे धंस जाएंगी और बैसाखियां निकल जाएंगी अपने आप से और आप धड़ाम से गिर पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अब देश में जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो इस बारे में अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि मोदी जी ने अगर अपने आप को पूरी तरह से बैकफुट पर रख करके ये सरकार नहीं चलाई तो सरकार चलने वाली नहीं है। और अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को बैकफुट पर ले आते हैं कि चलिए आपको मंत्रालय चाहिए तो आप मंत्रालय ले जाइए, आपको स्पीकर पद चाहिए तो स्पीकर पद ले जाइए, आपको कुछ और चाहिए तो आप वो ले जाइए, लेकिन आप शांत रहिए और आप सरकार में बने रहने दीजिए, तो हो सकता है कि उनकी सरकार कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल या 5 साल चल जाए। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है, नरेंद्र मोदी जी का जो तौर तरीका है, वो पूरा का पूरा यह है कि आप विपक्ष पर, अपने साथियों पर, सब पर हावी होकर के एक तरीके से राजनीति करते हैं। ये बार बार आपके ऊपर, आपके जो विरोधी हैं या कई बार आपके जो साथी जो छोड़ करके गए हैं, वो आप पर यही आरोप लगाते हैं कि बाकी लोगों की सुनी ही नहीं जाती। तमाम मंत्रालय होते हैं तो मंत्रालयों में भी नाम भर का मंत्री है, बाकी सारे मंत्रालय वो पीएमओ से चलते हैं। ये बातें जो है वो आमतौर पर लोगों के बीच में बड़ी मजबूत धारणा के साथ में लोगों तक पहुंच गई है और इसको पहुंचाने में विपक्ष नहीं केवल बल्कि उनके साथियों का योगदान। और ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी झुक भी जाते हैं, अगर नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तब भी उनके सामने एक बड़ा चैलेंज, बड़ी जो समस्या है या बड़ा जो उनके सामने एक पहाड़ खड़ा होगा, वो इस बात का होगा कि नरेंद्र मोदी अगर अपने आप को उस पूरे सिस्टम से अगर अपने आप को लाचार, बेबस पाते हैं, तो फिर कहीं वो सिस्टम उनके ऊपर हावी ना हो जाए। ये भी कहीं ना कहीं जो है उनके मन में एक हो सकता है शंका है। उनके साथी, उनके सहयोगी और कई बार जो विरोधी हैं वो इस बारे में कहते हैं कि मोदी जिस दिन कुर्सी से हटेंगे, जैसे कई नेता अक्सर ये सामने आकर के, विपक्ष के नेता सामने आकर के कहते हैं कि 24 घंटे के लिए हमें ईडी सीबीआई दे दीजिए, 1 हफ्ते के लिए हमें ये पूरा सिस्टम, पूरी मीडिया हमें दे दीजिए,
फिर हम बताएंगे सरकार कैसे चलती है और सरकार को कैसे चलाया जाता है, और सरकार को लेकर के जिस तरीके से परसेप्शन खड़ा किया गया वो परसेप्शन कैसे ध्वस्त होता है और लोगों के सामने सच्चाई कैसे पहुंचती है। क्योंकि अब जो सिस्टम है, जो संस्थाएं हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। लोगों को जो बोलने का अधिकार है, हक है, उससे दूर कर दिया गया है, और इसलिए इसलिए लोग अब बोल नहीं पा रहे हैं। लोगों के अंदर जो बड़ी समस्या है वो यही है कि लोगों में एक वक्त तक अगर डर बना रहता है तो लोग फिर उसके बाद में वही करते हैं जो सामने वाला चाहता है। लेकिन अगर लोगों के अंदर से अगर वो डर खत्म हो जाए, लोगों के अंदर से अगर वो डर खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद में चीजें बदलती हुई दिखने लगती हैं। और इस वक्त में नरेंद्र मोदी इसी डर को कहीं ना कहीं महसूस शायद कर रहे हैं, और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती वो आज यही है कि कैसे वो अपने आप को, अपनी सरकार को, अपने जो उनकी एक राजनीतिक ओरा है उसको कैसे बचाए। और पूरा विपक्ष और जो सहयोगी पार्टी है वो इस वक्त में अपने आप में ये मान करके चल रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को हटा दिया है, हम नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी से हटा चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर है, और वो बैसाखियां वो चाहती हैं कि हमें ताज बना करके रखा जाए, हमें साइड में बैठा करके, कि कुर्सी पर आप बैठ गए हो, उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपने बैसाखियों का सहारा लिया, और फिर उसके बाद में उस कुर्सी पर बैठ करके, चाहे भले ही आपके पैर, यानी जो बहुमत है वो आपका नहीं है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठ करके आपने बैसाखियों को कोने में रख दिया, और आप ये बात ले कि नहीं, हम तो इसी कुर्सी के लायक हैं और इसी कुर्सी के बने हुए हैं, और लोगों ने कुर्सी हम पर लोगों ने कुर्सी पर हमको बैठाया है। तो फिर उसके बाद में जो कुर्सी के जो 4 पाए हैं, उन 4 पायों को खिसका दिया जाएगा। तो राजनीति बहुत तेजी के साथ में बदल रही है, और इस बदलती हुई राजनीति में देश से लेकर के विदेश तक हर जगह इस वक्त में नरेंद्र मोदी वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक फंसा हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बॉडी लैंग्वेज से वो चीजें सामने आ रही हैं। बॉडी लैंग्वेज से वो दिख रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी इस वक्त में नरेंद्र मोदी जी वो चौतरफा घिरे हुए हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी तक सरकार स्पीकर का ऐलान नहीं कर पाई है। अभी तक जो तारीख तय होनी है, संसद के नए सत्र की तारीखें, वो तक तय नहीं हो पाई है। पहले ये माना जा रहा था कि 18 तारीख से संसद के नए सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन अभी उसको लेकर के स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा है। कहा गया कि 24 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन अभी भी कब होगा कहा नहीं जा सकता है। नए जो सांसद जीत करके आए, चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, उनको शपथ लेनी है। तो हंगामा जोरदार, और विपक्ष पूरी तरह से यहां पर चौकन्ना ना केवल है, बल्कि विपक्ष यहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ में नरेंद्र मोदी को घेरने का यहां पर प्लान उनका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी कैसे अपने आप को बचाते हैं, नरेंद्र मोदी कैसे अपनी सरकार के इकबाल को बचाते हैं, और कैसे नरेंद्र मोदी स्पीकर की जो पहली लड़ाई है उसको जीतते हैं, ये सबसे बड़ा अहम सवाल इस वक्त में नरेंद्र मोदी के सामने आ गया है। कि अगर स्पीकर की लड़ाई में वो हार गए, और अगर मान लीजिए कि स्पीकर की लड़ाई अगर वो हार गए, जीत भी गए, और डिप्टी स्पीकर के लड़ाई में अगर वो पिछड़ गए, और डिप्टी स्पीकर अगर विपक्ष ने अपना बैठा दिया, तो इसके बाद में विपक्ष का जो मोराल है वो बहुत हाई रहेगा, विपक्ष का जो जोश है वो बहुत हाई रहेगा। और ऐसे में फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में उसी तेवर के साथ में
और उसी तल्ख अंदाज में और उसी जोश के साथ में विपक्ष जब उतरेगा झारखंड, हरियाणा और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर, तो फिर आप सोचिए कि तस्वीर क्या होगी और किस तरीके से यहां पर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप को बचा पाए। तो ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई और ये बड़ी खबर मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि बहुत जरूरी है। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।